दोस्तों अगर आपने किसी भी अनसिक्योर्ड लोन ऐप से लोन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन क्या होता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ और दोनों ही केसेस में आपके साथ क्या हो सकता है उसके बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योर्ड लोन ऐप्स कौन सी होती है, सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, लोन ऐप्स नहीं लोन कौन से होते हैं। तो नाम में ही रखा है दोस्तों सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब ये है कि बैंक्स को पता है कि मेरा सिक्योर्ड है पैसा, तो मैं इसमें कम इंटरेस्ट में भी लोन दे सकता हूँ। अब सिक्योर्ड लोन होते क्या है, जिसमें आप कोई सिक्योरिटी देते हो बैंक्स को, उसके बेसिस पे आपको वो यहाँ पे लोन देता है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आपने कार ली तो कार लोन का आपको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है। जैसे आपने होम लोन लिया तो होम लोन का इंटरेस्ट भी काफ़ी कम है, 9-10% 11% मैक्सिमम मिल जाता है होम लोन बहुत ही आसानी से। ऐसा क्यों होता है आपने कभी सोचा? इसके पीछे की सबसे सिंपल वजह होती है यहाँ पे कि बैंक्स वालों को पता होता है कि अगर ये बंदे ने हमारा पैसा डिफ़ॉल्ट करा तो हम पूरा का पूरा अपना पैसा वसूल कर लेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी उसको बेच करके। जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी तो वो बैंक वाले क्या कर लेंगे, आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री रख लेंगे, जैसे ज़मीन की कॉपीज़ रख लेंगे। जब तक आपका पेमेंट नहीं होता तब तक वो रखे रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप चुका देते हो वो आपको वापस कर देंगे आपका ज़मीन, आपका घर, आपकी गाड़ी से आपकी हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं होता तब तक यहाँ पे वो बैंक्स वाले के पास एक एज ए सिक्योरिटी है। तो कभी आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो वो सिक्योरिटी को बेच करके वो अपना पैसा वसूल कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जनरली इन सिक्योर्ड लोन ऐप के इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होते हैं। लोन ऐप्स मैं बार बार बोल दे रहा हूँ बट इसका मतलब लोन है, ठीक है ना, जो कि आप बैंक से लेते हो, NBFC से लेते हो। बट वहीं पे बात करें पर्सनल लोन की तो पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन व्यक्तिगत खर्चे के लिए होते हैं, चाहे वो आप किसी काम पे लगाओ चाहे वो आप कहीं पे जाकर उड़ा दो, ये पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं। और बैंक्स को पता होता है कि पर्सनल लोन हमें ज़्यादा रिकवर नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखते हैं, ताकि 100 लोग अगर ले रहे हैं 2-3 डिफ़ॉल्ट भी कर रहे हैं तो बैंक्स को ओवरऑल प्रॉफिट ही हो, अगर कंबाइंड करके सबको देखे, एवरेज मिला के सबको देखे। तो जनरली आपने देखा होगा इसी वजह से इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं। तो ये रही बात सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की। अब जो लोन ऐप्स के लोन है वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि जितने भी लोन ऐप्स के लोन हैं जिससे आपने कभी लोन लिया है या आपने ले रखा है वो सब के सब अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक्स को पता है, लोन ऐप्स को पता है कि इनमें से 10 में से 1-2 बंदे डिफ़ॉल्ट करेंगे और हमें एग्जैक्टली पता है हमें क्या करना है। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये कॉमन बात है, क्योंकि हमें पता है कि इतना, अगर मैं APR की बात करूँ लोन ऐप्स के तो 30 से 50%, यहाँ तक कि बहुत सारे लोन ऐप्स के 100% APR होते हैं। APR मतलब बता दूं कि साल के सारे चार्जेस जब कैलकुलेट करें तो जितना लोन लिया है उसके बराबर या उससे थोड़ा कम अगर आपके चार्जेस हैं तो वो उसे कहते हैं APR। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप लोन भरते जाते हो ना, EMI भरते जाते हो तो क्या होता है आपके जेब से पैसा खाली होता जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सैलरी से ज़्यादा EMI हो चुकी है, ठीक है। ये पैसा निकलता जाता है EMI के फॉर्म में। अगर इसकी कोई रिवर्स प्रोसेस है तो वो क्या है, वो है SIP। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जैसे कि EMI के तौर पे आप पैसा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा निकल रहा है आपके बैंक से, मतलब आपकी जेब से, आपको शायद पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे जेब से चार्जेस के फॉर्म में कितने पैसे काट लिए जाते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको EMI का उल्टा हो जाएगा SIP। अब SIP क्या होती है, जैसे EMI में आपका क्या होता है, आपका मूलधन भी कटता है ब्याज भी कटता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ोगे जिसमें आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा और वो पैसा जुड़ करके एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो कैसा रहेगा। और ज़्यादातर लोग ये फॉलो ही नहीं करते, इसकी वजह से इमरजेंसी जब आती है तो लोन लेना पड़ता है, और जब लोन लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चार्जेस देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आज आप सबको रिकमेंड करूंगा, अपने जितने भी व्यूअर हैं उन सबको रिकमेंड करूंगा कि आज से अपनी SIP स्टार्ट करें। और अगर आपके पास पैसे, अगर आपके पास 500 का है मंथली बजट कि मैं 500 इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऐप रहेगी ग्रो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ग्रो ऐप दोस्तों प्लेटफॉर्म चार्ज नहीं लेती है, मतलब अगर आप ग्रो को डाउनलोड करते हो, KYC करते हो, उसके बाद आपको अगर कोई चार्ज देने की ज़रूरत भी नहीं है, भले आप यूज़ करो या ना करो। तो ग्रो ऐप का लिंक मैंने दिया है, अगर आप 500, 1000, 2000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने के, तो ग्रो में SIP अपनी स्टार्ट करो। और जिन लोगों के पास 500 रुपये भी नहीं है महीने के, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग नावी म्यूचुअल फंड के थ्रू 10 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने नावी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपके पास मंथली 500 रुपीज़ नहीं है तो आप 10 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। हर मंथ आपके 10 रुपये कटेंगे और जब एक टाइम बाद वो अमाउंट बड़ा हो जाएगा।
लेकिन इसमें यही बात है कि अगर आप कम अमाउंट दोगे तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। इससे अच्छा आप 500 1000 से करो। अगर आपको एक बड़ा लमसम अमाउंट चाहिए कुछ समय बाद, वो भी उसमें इंटरेस्ट मिले आपको, ठीक है, तकरीबन 12% 13% का एवरेज यहाँ पे APR मिले, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और आप ये कंपलसरी मान लो कि हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना है अपने इनकम का, अगर हमें चाहिए कि जब भी इमरजेंसी आए वो पैसे आपके लिए रहे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर साइनअप तो कर ही लेना, भले बाद में इन्वेस्ट करना, लेकिन साइनअप कर लेना, KYC कर लेना। इन्वेस्टमेंट चाहे 2 दिन बाद करना, 10 दिन बाद करना, 1 महीने बाद करना, 2 साल बाद करना, लेकिन करना ज़रूर अगर चाहते हो कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कभी ख़राब हो तो आपके काम ये कंपनी आ सके। आते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो पे। जो भी आपने लोन लिया है खासकर लोन ऐप्स से, जो कि यहाँ पे NBFCs हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी जॉब चली गई होती है, या बहुत सारे लोग जिन्होंने अगर 12 EMI है तो 8 EMI पे कर देते हैं, बट किसी कारणवश उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के मन में हमेशा ख्याल रहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें, हमारे पास इनकम ही नहीं है, पैसे ही नहीं हैं। तो यहाँ पे कुछ रास्ते निकल के आते हैं जिसको मैं डिस्कस कर दूँ बहुत ही सिंपल वे में, कोई यहाँ पे घुमा फिरा के मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन देखो, जैसे कि अगर आपकी 12 EMI है, 8 EMI पे कर दी, 5 EMI पे कर दी, 6 EMI पे कर दी, बट अब आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ रास्ते अपना सकते हो। पहला जो कि कॉमन है कि आप किसी फ्रेंड से एजेंट मतलब जो है हेल्प ले सकते हो, 1-2 महीने के लिए हेल्प ले सकते हो, ताकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो जाए, बाद में आप उसको रिटर्न कर सकते हो। पहला एक जर्नल तरीका है जो सबको अपनाना चाहिए सबसे पहले, दूसरा लोन लेने से पहले, क्योंकि अक्सर लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक लोन चुकाने के लिए वो किसी से हेल्प नहीं लेंगे, डायरेक्टली दूसरे लोन ऐप से ट्राई करेंगे। जब ये काम करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही लोग डेट ट्रैप में फंसते हैं। एक लोन ऐप से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए दूसरे से लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरे से लेते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि जो उनका अमाउंट हो चुका है वो अब कितना ज़्यादा हो चुका है। तो पहला काम, अगर आपका लोन कम है, 1 या 2 3 कंपनी से चल रहा है, ऐसे केसेस में डेफिनेटली हेल्प लेने से हिचकिचाएं नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको समय चाहिए तो आप कंपनी को एप्लीकेशन लिखें, मोरेटोरियम के लिए लिखें, और इससे होता क्या है दोस्तों कि आपको 2 से 3 महीने का टाइम मिल जाता है। अगर वो आपकी रिपेमेंट पीरियड बिहेवियर अच्छा होता है पास्ट में, तो कंपनी आपको आपकी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे मोरेटोरियम देती है। और एक चीज़ और है कि आपको बताना पड़ेगा क्या इश्यूज़ है। अगर आपका जो है आपको हटा दिया गया कंपनी से, तो टर्मिनेशन लेटर आप भेज सकते हैं कंपनी को, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं लोन को। अगर आपको लग रहा है कि मेरी EMI 10,000 रुपये की है, लेकिन मैं अभी 5,000 रुपये दे सकता हूँ, तो ऐसे केसेस में आप बोल दो कि मेरे को लोन रिस्ट्रक्चर चाहिए, मेरी EMI अभी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, मैं अभी पेमेंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरी कंडीशन ख़राब है, तो मेरा लोन रिस्ट्रक्चर कर दें, ठीक है। या फिर आप कर सकते हैं कि अगर 1 महीने का डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो लगा 3 महीने कॉन्जिक्यूटिव डिफ़ॉल्ट ना करें। 3 महीने के डिफ़ॉल्ट करने से आप NPA में चले जाओगे। तो अगर आप 3 महीने की अंतराल में 1 या 2 EMI दे देते हो, मान लो आपकी EMI डेट थी 2 तारीख को, अगर आपने 12 तारीख 15 तारीख को भी पेमेंट करी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या अगले महीने को पेमेंट करी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 3 महीने बाद पेमेंट करा तो आप NPA में चले जाओगे, सिविल ख़राब हो जाएगा। रही बात जिनको सिविल की टेंशन नहीं है, तो फिर इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिविल की टेंशन नहीं है, मेरा सिविल ख़राब होगा, मैंने इन कंपनी से लोन लिया है, तो आपको फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी को आपकी सुननी पड़ेगी, जब आप बोलोगे तब वो कंपनी मतलब रेडी हो जाएगी, जितना पैसा देना हो दे दो, ठीक है। रही बात कंपनी अपने सेटलमेंट लेटर कब देती है, सेटलमेंट ऑफर कब देती है कि भाई कि तुम्हारा 20,000 का लोन हो चुका है, चलो 2,000 रुपये दे दो, हम क्लोज़ कर देते हैं तुम्हारा लोन। तो ये तब मिलता है जब उनको लग जाता है कि भाई ये सामने वाला बंदा अब देने वाला नहीं है। ऐसे केसेस में वो आपको ऑफ़र करेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने पहले डिफ़ॉल्ट किया था तो अभी आपको ऑफ़र दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जब उनको लगेगा कि अब हमसे ये पैसे रिकवर नहीं होने वाले, ऐसे केसेस में वो आपको ऑफ़र देंगे। वहीं पे अगर सिक्योर्ड लोन होगा तो वो जो भी आपने सिक्योरिटी रखी होगी उसको वो नीलाम कर देंगे। लेकिन आपके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हैं यहाँ पे सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जैसे कि RBI ने, कि आप अपने सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किसको सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे राइट्स है, इसके बारे में हम कभी डिस्कस करेंगे, बट मैंने जो आपको आज तरीके बताए वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सबसे पहले क्लोज करना चाहते हो लोन के जाल से निकलना चाहते हो तो पहले तो ये याद रखना है, दूसरा लोन लेना नहीं है। तीसरा, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। अगर आप 500 से नहीं कर सकते, 1000 से नहीं कर सकते, एटलीस्ट 10 रुपीज़ से स्टार्ट करो, ताकि आपकी हैबिट में आ जाए। हैबिट में आएगा तो आप एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। और इसमें कोई रिस्क वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कोई स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं
करना, बल्कि एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसको यहाँ पे मैनेज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा जो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो ये बातें विशेष ध्यान रखिए दोस्तों। आप सभी लोगों को वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।